नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब भी हम अपना नया मकान बनाना स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद हम उसमें बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो बाद में पछताना पड़ता है। हमारा मकान हमारे मुताबिक नहीं बन पाता है, कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें तोड़ फोड़ करके अगर उसको बनवाते हैं तो उसमें समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि जब भी हम अपना नया कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए, कौन कौन से प्लानिंग हमें पहले से ही करके रखनी चाहिए मकान बनाते समय कि हमारा जो मकान है वो काफ़ी अच्छा, सुंदर और मजबूत, टिकाऊ बना रहे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल सके। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि जब भी हम अपना नया मकान बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक अच्छे इंजीनियर या आर्किटेक्ट की मदद से ही काम शुरू कराना चाहिए। अगर आपने एक अच्छा अनुभवी आर्किटेक्ट चुन लिया तो उसमें ये होता क्या है कि आपका जो मकान है वो ठीक तरह से प्लान हो जाता है। उसमें कई टाइप की वो ड्राइंग बना के आपको देगा और बनवानी भी चाहिए क्योंकि उसमें एलिवेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, 2D प्लान होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग का होता है, प्लम्बिंग का होता है और भी बहुत सी ऐसी ड्राइंग्स होती हैं जिससे हमें काफ़ी मदद मिलती है मकान बनाने में और हम उसको प्लान भी कर सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे बनानी है। जैसे ड्राइंग रूम हुए, बेडरूम हुए, लॉबी हुई, किचन हुई, स्टेयर्स हुए, पार्किंग एरिया हुआ, बाथरूम हुए। तो ये सब चीज़ की जब प्लानिंग हम कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बननी चाहिए, कितनी साइज की बन रही है, फिर उसके बाद ही हम प्लाट पर आगे काम कराते हैं। और उसके बाद जब हम ड्राइंग हमारी सारी बन जाती हैं फिर हम अपने प्लाट पर जाते हैं और प्लाट की क्लीनिंग करा के उसमें जो भी साइज के कॉलम ड्राइंग में दिए गए हुए हैं उन कॉलम के पिलर, गड्ढे, उसके बाद हम उसको खुदवाते हैं। पहले हम उसका प्लाट का लेआउट कर लेते हैं और लेआउट करने के बाद उतने ही साइज के जितने ड्राइंग में दिए हुए हैं और जो कॉलम साइज है, गड्ढे का साइज है, वो उसको हम उसके बाद खुदवा लेते हैं। और कॉलम हमें गड्ढे कितने गहरे खुदवाने हैं सारी चीजें उस ड्राइंग में मेंशन होती हैं। कॉलम की सरिया की जानकारी, जो हमारी स्टील होती है, वो स्टील की जानकारी भी हमें ड्राइंग में मेंशन रहती है कि कौन सी स्टील का कॉलम बनना चाहिए, कौन सी उसमें रिंग पड़ती है, 12 mm बनना चाहिए, 16 mm बनना चाहिए या 20 mm बनना चाहिए और कितनी सरिया उसमें लगनी है, ये सारी चीजें उसमें बन जाती हैं। और उसके बाद हम जब कॉलम की कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग के पहले हम उसमें पीसीसी कर लेते हैं गड्ढे में। उसके बाद हम अपना कॉलम खड़ा करते हैं सेंटर में, जहां पर भी कॉलम का साइज आ रहा है वहां पर हम कॉलम खड़ा करते हैं। उसके बाद में उसकी कंक्रीटिंग करते हैं। कंक्रीटिंग में भी अगर आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट की मदद से मकान बनवा रहे हैं तो कंक्रीटिंग का जो रेशियो है मसाले का, वो भी सारी चीजें वो विजिट करते रहते हैं और अपने सामने उसको ठीक तरह से करवाते हैं जैसे कि होना चाहिए। और उसके बाद जब हम प्लाट के चारों तरफ 9 इंच की ब्रिक वॉल, जो फाउंडेशन लेवल होता है, वो 9 इंच ब्रिक वॉल करा लेते हैं। ब्रिक वॉल 9 इंच की जो नीचे प्लिंथ बीम के नीचे जो पड़ती है होती है वो 9 इंच से कम नहीं होती है और ना ही 9 इंच से कम आप कराएं, क्योंकि 9 इंच जो ब्रिक वॉल होती है उसी के ऊपर हमारे प्लिंथ बीम पड़ जाती है पूरे मकान की, जहां पर हम जितना ऊंचा लेवल से बना रहे हैं मकान। और जो हमारी आउटर वॉल 9 इंच की उठ जाती है और उसके बाद जब हम मकान के बीच में होते हैं उसमें हम ब्रिक के जो पाए बनते हैं, पिलर बनते हैं, वो सपोर्ट पिलर कहते हैं उसको, वो सपोर्ट पिलर जरूर उठवा दें। 10 फीट की दूरी अगर है कॉलम से कॉलम तो बीच में एक सपोर्ट पिलर जरूर होना चाहिए। उसके बाद हम मिट्टी भरान करते हैं उसमें। पूरे प्लाट में जब हम मिट्टी भरान कर लेते हैं
और उसके बाद हम उसकी लेवलिंग कर लेते हैं ठीक तरह से कि जो हमारी प्लिंथ बीम है वो एक लेवल में पड़े। प्लिंथ बीम की सरिया, उसकी भी जानकारी आपको ड्राइंग में मिल जाती है कि कौन कौन सी सरिया प्लिंथ बीम में बंधनी है। प्लिंथ बीम की कंक्रीटिंग करते समय हम वाइब्रेटर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जब हम कॉलम खड़ा करते हैं तब भी वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे कंक्रीट सही ढंग से बैठ जाती है। और प्लिंथ बीम में भी हम वाइब्रेटर का ठीक तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी प्लिंथ बीम भी बहुत ही अच्छी ढल जाती है, उसमें कोई भी सुराख नहीं रहता है, पोला नहीं रहता है और ठीक तरह से मसाला सेट हो जाता है। प्लिंथ बीम के ऊपर जब हम काम स्टार्ट करने जाते हैं, जैसे कॉलम खड़े करना हुआ, और सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं, क्योंकि कुछ जगह देखा गया है कि ब्रिक वॉल पहले कर देते हैं, जो कि गलत है। सबसे पहले प्लिंथ बीम के ऊपर जब हम आते हैं तो हम अपने फर्मा पिलर पे लगा के सबसे पहले हम कॉलम की कंक्रीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही हम ब्रिक वर्क करते हैं। और उसके बाद जब हमारा ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाता है आउटर का, फिर ठीक उसी के बाद हम जो बीच की पार्टीशन वॉल होती हैं उसमें डोर और विंडो लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सारी दीवारें हमारी वाटर लेवल में होती हैं, सारे पिलर हमारे वाटर लेवल में होने चाहिए, जिससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है आगे काम कराने में। कॉलम और ब्रिक वॉल जब हम साथ में जुड़ाई कराते हैं तो कॉलम में हैकिंग जरूर करा लें, क्योंकि जो कॉलम हमारे कंक्रीटिंग हो जाती है तो वो काफी चिकने हो जाते हैं, जिसमें आगे समस्या ये होती है जब हम लोग प्लास्टर का काम करते हैं, प्लास्टर हो जाने के बाद कॉलम और जो ब्रिक वर्क होता है हमारा, उसमें क्रैक्स देखने के मिलते हैं, जैसे हेयर लाइन क्रैक्स होते हैं, थोड़े और गहरे क्रैक्स होते हैं, वो कॉलम और ब्रिक वर्क के बीच में आ जाते हैं। तो उसमें आप कॉलम में हैकिंग करा लें, जिस साइड से चुनाई करानी हो, अंदर से होती है बाहर से भी होती है, एक साइड कॉलम छूट जाता है तो वहां पर हैकिंग करा लें और सीमेंट जरूर लगवा लें। इससे होता क्या है कि आपका जो पिलर है और ब्रिक वॉल है वो आपस में कनेक्ट रहती है, उसमें जो है क्रैक्स नहीं देखने को मिलता है। और डोर्स और विंडो जब हम बीच में पार्टीशन वार में लगाते हैं तो डोर और विंडो के ऊपर सिल बैंड जरूर रख दें। सिल बैंड से ये होता है कि हमारा जो लोड होता है ऊपर स्लैब्स का, वो विंडो के ऊपर नहीं आता है और ना ही डोर के ऊपर आता है। और सारी जो हमारी दीवारें होती हैं, जो हम स्लैब लेवल तक सारी दीवारें लगाते हैं, वो वाटर लेवल में ही बनाना चाहिए। उसके बाद हम स्टेयर बनाते हैं। स्टेयर बनाने में अगर चैनल स्टेयर होते हैं जो जिगजैग स्टाइल में होते हैं, उसमें शटरिंग लगती है। शटरिंग भी ठीक तरह से लगाएं और शटरिंग में भी वाटर लेवल और सूत में ही स्टेप लगवाएं, जो कि जब भी कभी हम उसमें मार्बल का काम कराते हैं तो वो स्टेप हमारे मोटे नहीं दिखाई पड़ते हैं, जो साइड से मोटे दिखाई देते हैं, जिसमें मार्बल लगाने में जो मसाला आता है ज्यादा आ जाता है, तो वो इस वजह से आता है। जब हम शटरिंग लगवाते हैं तो उसमें वाटर लेवल और सूत में ही स्टेप शटरिंग के लगे होते हैं, फिर कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। और स्टेयर की जो स्टील है वो भी ड्राइंग के हिसाब से आप बनाएं। अगर आप ड्राइंग बना लेते हैं तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे मस्ट है कि आप मकान बनाने से पहले ड्राइंग जरूर बना ले। उसके बाद हम जब ब्रिक वॉल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा शटरिंग का वर्क आता है, जो हमारी स्लैब पड़ती है। शटरिंग हमारा जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जब भी हम शटरिंग का काम कराते हैं मकान में, तो सारी आपकी बल्लियां स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए। उसमें जो भी तिरछा बल्ली होती हैं वो खतरनाक होती हैं, क्योंकि तिरछा बल्ली में लोड ट्रांसफर सीधा होता है तो वो टेढ़ी हो जाती हैं और झुकने का चांस बना रहता है। तो जब भी आप शटरिंग लगवाएं तो आपकी जो बल्लियां हैं वो सीध होनी चाहिए और उसमें लेबिल जरूर होना चाहिए। प्लाई का जो शटरिंग लगता है वो ऊपर नीचे अप डाउन हो जाता है, जिससे छत में हमारा कट दिखाई पड़ते हैं। वो लेबलिंग हो, उसमें मोबियल लगता है और पुट्टी लगती है, टेप लगता है, वो ठीक तरह से अगर आप करा लेते हैं तो एक सरफेस स्लैब दिखती है जिसमें अप डाउन एरिया नहीं दिखता है नीचे से।
हालांकि फॉर सीलिंग होने लगी है जिससे वो छुप जाता है, लेकिन अगर आप ये लेबलिंग ठीक से करा लेते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। स्लैब की जो सरिया होती है उसकी भी ड्राइंग होती है, उसमें क्या स्टील लगना है, क्रैंक जाल बंधना है या सादा जाल बंधना है, कितने बाई कितने का बनना है, वो सारी चीजें ड्राइंग में मेंशन होती हैं। ठीक उसी प्रकार आप जब स्लैब डालने से पहले जब आप स्टील सरिया बंधवा रहे होते हैं, फर्स्ट फ्लोर का जो कॉलम होता है, अगर आप स्लैब के पड़ने के पहले ही सारे कॉलम आप अगर पहले से ही बंधवा देते हैं तो हमारी जो स्लैब है उस स्लैब में वो सरिया ओवरलैप हो जाती है, जो काफी मजबूत हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्लैब डलने के बाद उसमें ओवरलैपिंग कराते हैं। तो आप स्लैब पड़ने के पहले ही आप अगर फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं तुरंत, तो आप स्लैब पड़ने के पहले ही सारे कॉलम ओवरलैप करा दें, जिससे काफी मजबूती होती है। स्लैब डलने पर कंक्रीटिंग जो चेक करना होता है, उसमें भी आप स्लैब का जो मसाला होता है वो M20 ग्रेड का ही होना चाहिए। स्लैब के समय वाइब्रेटर जरूर चलवाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी बीम होती है लटक, उसमें अगर वाइब्रेटर ठीक तरह से चल जाता है तो हमारी जो बीम ठीक तरह से ठोस ढल जाती हैं, जो खोखली नहीं होती हैं, जिसमें सरिया नहीं दिखती है। क्योंकि कई जगह देखा गया है कि सरिया खुली रह जाती हैं और उससे हमारी जंग पकड़ने लगती है, जिससे सरिया कमजोर होने लगती है। तो आप अगर वाइब्रेटर चला देते हैं स्लैब में, बीम में, तो वो मसाला जो हमारा कंक्रीट का होता है वो ठीक तरह से सेट हो जाता है। उसके बाद जब हमारी स्लैब पड़ जाती हैं सारी और फाइनल हो जाती है स्लैब, फिर हम छत के जो ऊपर की जो फर्श होती है वो वाटर प्रूफिंग जरूर उसकी करा लें, क्योंकि वाटर प्रूफिंग कराने से जो भी हमारी छत की जो सीलन आती है बारिश की, वो कभी नहीं आती है। नॉर्मल फर्श जो होती है वो जो घोला मार के करते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है जो फर्श चिटक जाते हैं, दरार पड़ जाती हैं, तो वो दरार उसमें नहीं पड़ती हैं अगर आप वाटर प्रूफिंग करा लेते हैं। इसके बाद जब हम नीचे प्लास्टर फिनिशिंग का वर्क कराते हैं, उसके पहले हमें प्लम्बिंग और वायरिंग इलेक्ट्रिक, ये दोनों चीजें ठीक तरह से करा लेनी चाहिए। इसमें प्लम्बिंग के वर्क में आप चेक कर लें कि कहीं लीकेज ना हो, क्योंकि जो प्लास्टर हो जाता है उसके बाद अगर लीकेज मालूम पड़ती है तो फिर उसको तोड़वाना पड़ता है और फिर ठीक कराना पड़ता है। जहां जहां भी हम प्लास्टर का वर्क करते हैं, हमारा जो कॉलम और ब्रिक वॉल जहां से कनेक्ट होता है, वहां हम मुर्गा जाली जरूर लगवा दें। मुर्गा जाली लगाने से जो हमारा क्रैक्स होता है वो कभी नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो प्लास्टर हो जाता है उसके बाद जो क्रैक्स आता है, जो हमारा पेंट पुट्टी सब खराब कर देता है और वो बहुत ही खराब दिखता है मकान में। तो अगर आप मुर्गा जाली लगा लेते हैं तो उसमें वो क्रैक नहीं आता है। प्लास्टर होने के पहले जो दीवार की हम लोग तराई करते हैं और प्लास्टर होने के बाद भी हमें तराई करनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मकान के लिए, हमें सीमेंट में तराई जरूर करनी चाहिए। जब हमारी ब्रिक वॉल हो जाए, कंक्रीटिंग हो जाए कॉलम में, या फिर प्लास्टर हो, या फिर हमारी जो छत ढलती है, ढलने के बाद उसमें पानी जरूर दिखाएं। कम से कम 15 दिन पानी अगर आप तराई करते हैं तो वो प्लास्टर हो या स्लैब हो या ब्रिक वॉल हो, वो बहुत ही मजबूत रहती है। क्योंकि सीमेंट में इतनी हीट होती है, अगर आप तराई ठीक से नहीं करते हैं तो वहां क्रैक्स आने लगते हैं, मकान जो है डैमेज होने लगता है। इससे पहले कि आप जब भी काम कराएं तो तराई का विशेष ध्यान रखें। ग्राउंड फ्लोर में जब भी हम कच्चा बेस बनाते हैं, जहां पर हम फर्श बनाते हैं, नीचे यहाँ पे मिट्टी का भरान होता है, वहां पर जब मिट्टी हम भराते हैं तो उसमें पानी जरूर लगवा दें।